हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की स्टूडियो हम बात करने वाले हैं एक विमीय अप्रत्याश संघट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अप्रत्याश संघट क्या होता है? जब भी ये माना आपका एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है m1 और ये एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, m2 है। अब ये दोनों पिंड क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। ये दोनों पिंड आपस में टकराएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगी, आपकी कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलेगी। तो इस प्रकार के संघट को क्या कहते हैं, हम अप्रत्याश संघट कहते हैं। और यदि यह अप्रत्याश संघट एक ही रेखा में हो, एक ही सरल रेखा में हो, तो इसे क्या कहेंगे, एक विमीय अप्रत्याश संघट हम कहेंगे। ओके, तो एक विमीय अप्रत्याश संघट के लिए हमें कुछ डेरिवेशंस करना है, अब हम वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक विमीय अप्रत्याश संघट के लिए आपको कुछ इस प्रकार से मानना होगा कि आपकी एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है और ये आपका दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। और इसका जो वेग है वो कितना है, u1 है। और इसका वेग प्रारंभ में कितना था, 0 था। अर्थात जब ये गति करना प्रारंभ किया तब ये गति नहीं कर रहा था, किंतु जैसी ये पिंड इससे टकराया तो ये गति करने लगा। और कौन से वेग से गति करने लगा, u2 वेग से क्या करने लगा, गति करने लगा। अब ये और ये पिंड आपस में टकराए तो ये पिंड आपस में एक दूसरे से चिपक गए। तो इसका द्रव्यमान था आपका m1, इसका द्रव्यमान था m2 और ये आपस में क्या हो गए, चिपक गए। और ये एक ही वेग से आगे की ओर गति करने लगे और उस वेग का क्या नाम है, आपका v नाम है। तो अब हम इसी v का मान क्या करना है, हमें निकालना है। इसी v का मान क्या करना है, हमें निकालना है। तो हम क्या क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो हम देखेंगे कि ये था संघट, जब दोनों पिंड आपस में टकराए तो इसे कहा जाता है संघट। तो पहले निकालेंगे हम संघट के पूर्व का संवेग। किसके पहले का निकालेंगे, संघट के पूर्व का संवेग। कितना आएगा संघट के पूर्व का संवेग, यदि हम देखें तो किस प्रकार से निकलेगा, इसका जो भी संवेग होगा और इसका जो भी संवेग होगा, यदि हम उन दोनों को जोड़ दें तो हमें संघट के पूर्व का संवेग मिल जाएगा। जो कितना हो जाएगा, इस पिंड का संवेग कितना हो जाएगा, m1 द्रव्यमान गुणा क्या होता है, वेग, जो कि है u1। तो हो जाएगा m1 u1। ये होगा पहले पिंड का संवेग धन इस पिंड का संवेग। संवेग कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान गुणा वेग। तो इस पिंड का द्रव्यमान कितना है, m2 और वेग कितना है, u2। तो संघट के पूर्व का संवेग क्या निकल गया आपका, m1 u1 प्लस m2 u2। अब संघट हुआ और जैसे ये आपस में टकराए तो आपस में चिपक और गति करने लगे v वेग से। तब मतलब संघट के पश्चात इनका संवेग क्या होगा, संघट के पश्चात संवेग निकालेंगे। हम देखते हैं किस प्रकार से निकलेगा। संघट के पश्चात संवेग निकालना है, अर्थात द्रव्यमान गुणा वेग होता है संवेग बराबर। तो ये पिंड आपस में चिपक गया तो ये क्या बन गया, एक पिंड बन गया है। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका, यदि m1 को m2 में जोड़ दोगे तो आपको इस पिंड का क्या मिल जाएगा, पूरा द्रव्यमान मिल जाएगा। और ये पिंड किस वेग से चल रहा है, v वेग से। तो संघट के पश्चात संवेग कितना आ गया आपका, v आ गया। अब हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या जानते हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या जानते हैं कि पहले का संवेग बाद के संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ संघट के पूर्व का संवेग जो संघट के पश्चात के संवेग के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 u1 प्लस m2 u2। इसको हम किसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर। तो हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 और ये क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा। अब इस v का मान निकालने के लिए m1 प्लस m2 जो कि इसके इनटू में है, इस साइड में जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, अर्थात भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय ये m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v। तो यहां से आपकी इस v की वैल्यू क्या आ गई, यहां आ गई। अब देखिए, तो इसे आप समीकरण नंबर 1 दे दो। इस जो समीकरण नंबर 1 है वो किसका बारे में बताएगा, आपके इस वेग के बारे में बताएगा। अब जो आपका u2 था वो क्या है आपका, इस पिंड m2 का वेग है। अब प्रारंभिक अवस्था में जो आपका u2 था वो कितना था आपका, प्रारंभिक अवस्था में 0 था, क्योंकि जब इस m1 ने वेग u1 से गति किया और ये वाला पिंड जब इस पिंड से टकराया तब इसने कितना वेग प्राप्त किया, u2 प्राप्त किया। लेकिन टकराने से पहले इस पिंड से टकराने के पहले इसका वेग कितना था,
0 था, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, u2 बराबर 0। u2 क्या है, इस पिंड का वेग प्रारंभिक अवस्था में आपका u2 का मान कितना था, 0 था, तो u2 बराबर हम 0 रखेंगे किसमें, समीकरण नंबर 1 में। किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर रखने पर, समीकरण नंबर 1 में क्या रखेंगे। तो देखिए यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जो v है ये m1 जैसा का वैसा, तो लिख देते हैं m1u1 प्लस m2 जैसा का वैसा, और यहाँ u2 के स्थान पे हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है, तो 0 लिख दिए, और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 का गुणा इससे होगा तो ये 0 हो जाएगा, m1u1 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका m1u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये हो गया आपके वेग का मान, इसे दे देना आपको समीकरण नंबर 2। तो इस v की सहायता से आप निकाल सकते हैं कि इसका वेग कितना होगा, और इस v की जरूरत हमें आगे जब हम पढ़ेंगे, जो कुछ समय पढ़ने वाले उसमें इस मान की क्या होगी, जरूरत हमें पढ़ने वाली। तो इसमें क्या रहता है, अप्रत्याश संघट में जो संघट के पहले का जो आपका क्या रहता है, संवेग रहता है, वो संघट के बाद के संवेग के बराबर होता है, लेकिन जो संघट के पहले की जो गतिज ऊर्जा रहती है वो संघट के बाद की गतिज ऊर्जा से कैसी होती है, ज्यादा होती है। वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो अब हमें यही सिद्ध करना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि एक विमीय अप्रत्याश संघट में संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा संघट के पश्चात की गतिज ऊर्जा से कैसी होती है, अधिक होती है। तो अब हम उस टॉपिक को, उस प्रश्न को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, जिसमें कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये है आपका वो महत्वपूर्ण प्रश्न, सिद्ध करना कि अप्रत्याश संघट में संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा संघट के बाद की गतिज ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात इस स्थिति में आपकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी और इस स्थिति में आपकी गतिज ऊर्जा कम होगी, वही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या करेंगे, हम इसे प्रूफ करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, पहले संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा। क्या निकाल लेंगे हम, संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा, संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा। आपके संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा कितनी, पहले वो निकाल लेते, वो हम मान लेते कितनी आपकी k1 है। तो बताइए संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा निकालनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पिंड की गतिज ऊर्जा और इस पिंड की गतिज ऊर्जा को जोड़ना पड़ेगा। तो जो है आपके इस पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 द्रव्यमान m1 और आपका वेग u1 का स्क्वायर धन इसकी गतिज ऊर्जा वो क्या हो जाएगी, 1/2 m2 और इसका वेग u2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो हो गई संघट के पूर्व की क्या हो गई है, गतिज ऊर्जा हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, संघट के पश्चात की ऊर्जा, संघट के बाद गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपकी, संघट के बाद आपकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वो मान लेते हैं कितनी आपकी k2। संघट के बाद गतिज ऊर्जा देखनी, तो दोनों पिंड चिपक गए संघट के बाद, तो इन दोनों की चिपक गए, तो इनकी एक ही साथ निकालेंगे हम गतिज ऊर्जा, तो वो कितना हो जाएगी 1/2, इन दोनों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इतना, और इसका वेग कितना हो जाएगा आपका v हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां हम करेंगे, अब हम एक बात जानते हैं कि आपके जो संघट के पूर्व की अप्रत्याश संघट में संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा जो रहती है वो संघट के पश्चात की गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं होती, अर्थात हम इसको इसके बराबर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस k2 में इस k1 का क्या दे देंगे, हम भाग दे देंगे। तो वही देते हैं हम k2 डिवाइड बाय k1, इस k2 का भाग इस k2 में इस k1 का भाग दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, पहले k2 की वैल्यू लिख लेते हैं 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर डिवाइड बाय इसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो कि कितनी 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। यह आ जाएगी आपकी k2 और k1 की वैल्यू, देखिए ये भी 1/2 ये भी 1/2 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद यहाँ से जो आपका v का मान निकला है, v का मान क्या निकला, ये इसे रखेंगे हम यहाँ पर। तो अब हम यहाँ कर लेते हैं, इसके आगे क्या है, v का मान हम रखेंगे यहाँ पर, तो आपका m1 प्लस m2 और नीचे
ये बचेगा। देखिए यहाँ हमने किया क्या है, जो आपका यहाँ भी 1/2 था और यहाँ भी 1/2 था, तो दोनों से हमने 1/2 कॉमन निकाल लिए, 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दिए। इस प्रकार से किए हमने। तो नीचे क्या बच जाएगा आपका m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। यहाँ क्या बच जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। अब ये था v स्क्वायर, तो इस v के स्थान पे हम ये रखेंगे और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इस पूरे का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। इस पूरे का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे इसे क्या करेंगे, हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसके आगे हम यहाँ करेंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, m1 प्लस m2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका m1 u1 का स्क्वायर, ये जैसा का वैसा लिख रहे हैं हम, पूरा पेस्ट कर दे रहे m2 u2 का स्क्वायर। अब देखिए यार ये m1 u1 है, यहाँ आपका m1 u1 का स्क्वायर है, तो इसे हम क्या कर देंगे m1 u1, इसका क्या कर देंगे पूरा स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय ये m1 प्लस m2 है, तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से हम कर देंगे। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ है m1 प्लस m2 दो बार है, यहाँ m1 प्लस m2 कितने बार है, एक ही बार है। तो हम क्या कर देंगे, इससे ये कैंसिल कर देंगे, तो क्या बच जाएगा आपके पास m1 u1 का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 u1 का स्क्वायर, ये इस m1 u1 के स्क्वायर को हमने यहाँ लिखेंगे, प्लस m2 u2 का स्क्वायर, कितना हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/m1 प्लस m2। अब जरा यहाँ और एक चीज गौर कीजिए, जो आपका u2 था प्रारंभिक अवस्था में कितना था आपका 0 था, प्रारंभिक अवस्था में u2 कितना था आपका 0 था, तो इस u2 के स्थान पे हम क्या रख देते, 0 रख देते। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, और यदि 0 का गुणा m2 में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 प्लस m1 u1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, m1 u1 का स्क्वायर। तो नीचे क्या आ जाएगा m1 u1 का स्क्वायर। देखिए हमने u2 की जगह 0 रखे, यहाँ हमने 0 रखे तो 0 का स्क्वायर, और यहाँ था आपका m2। ओके, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 को गुणा m2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को यदि हम m1 u1 से जोड़ेंगे तो आपका 0 ही आएगा, तो 0 नहीं आएगा, m1 u1 स्क्वायर आएगा, और जो है आपका गुणा 1/m1 प्लस m2 जैसा का वैसा हो जाएगा यहाँ पर। अब यह जो है आपका m1 u1 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, लिखते रहेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब देखिए जो आपका m1 u1 का स्क्वायर, ये m1 u1 का होल स्क्वायर है, जो कि यहाँ था, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, u1 पे भी स्क्वायर आ जाएगा और आपका m1 पर भी क्या आ जाएगा, आपका स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या होगा, देखिए ये भी u1 स्क्वायर है, ये भी u1 स्क्वायर, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये है m1, ये है m1 का स्क्वायर, तो इस m1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस m1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी स्थिति कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगी, निर्मित हो जाएगी। इस प्रकार से कुछ निर्मित हो जाएगी आपकी m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। हमने क्या किए, यहाँ था m1 u1 का होल स्क्वायर था, तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो वही हुआ m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर। नीचे भी क्या था आपका u1 का स्क्वायर था, तो u1 के स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल। अब ऊपर क्या बच गया m1 स्क्वायर अपॉन m1, तो m1 स्क्वायर था, या 2 m1 थे, या 1 m1, तो एक m1 से एक बार m1 कैंसिल, तो आपका क्या m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से आपका जो है ये चीज की वैल्यू आएगी आपकी k2 अपॉन k1 की, तो यहाँ से आपकी k2 अपॉन k1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी m1 प्लस m2। k2 अपॉन k1 की वैल्यू कितना है, m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ जरा गौर कीजिए, इस m1 का मान ज्यादा होगा, इस m1 प्लस m2 का मान ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, जो आपका m1 प्लस m2 है इसका मान ज्यादा आएगा, क्योंकि जब हम इस पिंड और इस पिंड के द्रव्यमान को जोड़ेंगे तब हमारा ये निकलेगा, जबकि m1 क्या है, केवल इस पिंड का द्रव्यमान है, तो आपके m1 प्लस m2 का मान ज्यादा आएगा, किससे है, m1 से आएगा। अब यदि m1 प्लस m2 का मान m1 से ज्यादा होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके आगे क्या है k1, तो इस k1 का मान आपका किससे ज्यादा होगा, इस k1 का मान आपका किससे ज्यादा होगा, k2 के मान से क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो k1 क्या था आपका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और k2 क्या था आपकी अंतिम गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष समझ में आ गया कि आपकी जो संघटन के पूर्व की गतिज ऊर्जा रहती है, जो कि है k1,
संघट के बाद की गति ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। संघट के बाद की गति ऊर्जा ये है, संघट की पहले गति ऊर्जा ये है। तो संघट के पहले गति ऊर्जा इस संघट के बाद की गति ऊर्जा से क्या है, अधिक है। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। अर्थात अब बात ये आती है कि संघट की पूर्व की गति ऊर्जा थी ये, संघट के बाद की गति ऊर्जा हो गई कम। तो यहाँ से मतलब कुछ ना कुछ ऊर्जा निकली है, तभी तो हमें गति ऊर्जा कम देखने मिल रही है। तो जितनी भी ऊर्जा निकली है वो ऊर्जा कितनी निकली है, अब हम उसकी गणना करेंगे। ऊर्जा निकली तो है, ये तो पक्का मालूम चला क्योंकि ऊर्जा कम हुई, लेकिन कितनी निकली है अब हम वो पता करेंगे। अब हम निकाल लेते हैं कि आपकी गतिज ऊर्जा में हानि कितनी हुई है। ये तो हमें मालूम चल गया कि प्रारंभ की गतिज ऊर्जा अंतिम की गतिज ऊर्जा से अधिक थी। अब हम निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा में आपकी कमी कितनी आई है। गतिज ऊर्जा में कमी अर्थात गतिज ऊर्जा में आपका परिवर्तन कितना हुआ है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ है। और परिवर्तन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अंतिम माइनस प्रारंभिक ऐसा जोड़ने की हमेशा किया जाए, क्योंकि ऐसा हम तब करते हैं जब अंतिम की ज्यादा हो प्रारंभिक की क्या हो, कम हो। लेकिन जब भी हम कमी निकालते हैं ना तो किस प्रकार से निकालते हैं, जिसकी ज्यादा है उसकी गतिज ऊर्जा माइनस जिसकी कम है। अब बताओ प्रारंभिक गतिज ऊर्जा या अंतिम गतिज ऊर्जा अधिक है, ऑब्वियसली बात है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कम है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अधिक है और अंतिम गतिज ऊर्जा कैसी है, कम है। हमने जो आपकी पिछली स्लाइड थी उसमें हम सीख चुके हैं कुछ देर पहले। तो हमें यदि गतिज ऊर्जा में कमी निकालनी तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्योंकि ये कैसी अधिक है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा, ऐसे ही करना होगा। तो बताइए आपकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी आई थी, आपकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। इतनी आई थी आपकी प्रारंभिक, आपकी जो गतिज ऊर्जा थी वो कितनी आई थी, इतनी आई थी। और कितनी आई थी 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। इतनी आई थी आपकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। और आपकी अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी आई थी 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर। इतनी आई थी आपकी अंतिम गति ऊर्जा। अब हमें यहाँ किसका मान रखना होगा, v का मान रखना होगा। और शायद आपके जो v का मान था वो था आपका m1 प्लस m2 और ये था m1 u1। यही था आपका किसका मान, हाँ v का मान। इस v के मान को हम क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे। चूंकि जो आपका u2 है, प्रारंभ में जो आपका u2 है वो कितना होगा, 0 होगा। इसका जो वेग होगा प्रारंभ में कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ हम क्या रख देते, 0 रख देते। तो क्या हो जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर धन 1/2 m2। देखिए यहाँ u2 के स्थान पे क्या रखेंगे हम, 0। तो इस 0 का क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2। इस v के स्थान पे क्या रख देंगे हम, m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इस पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब इस 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को हम m2 से करेंगे तो 0 आएगा। तो आपका क्या आ जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2। अब इसके ऊपर स्क्वायर मतलब इन सब के स्क्वायर आ जाए, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये किस प्रकार की स्थिति बन जाएगी, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 के ऊपर क्या आ जाएगा, आपका स्क्वायर आ जाएगा। m1 प्लस m2 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। देखिए या m1 प्लस m2 2 है या m1 प्लस m2 1 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 u1 का स्क्वायर जैसा का वैसा। और यहाँ आ जाएगा m1 प्लस m2। अब जरा ध्यान से यहाँ गौर कीजिएगा, ध्यान से गौर कीजिएगा। यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी m1 है, यहाँ भी आपका क्या है m1 है, यहाँ भी u1 स्क्वायर है, यहाँ भी u1 स्क्वायर है। अब हम ये चीज क्या निकाल लेते हैं, बाहर कॉमन निकले। तो बाहर क्या क्या कॉमन निकालेंगे, 1/2 जो कि दोनों में कॉमन है, m1 जो कि दोनों में कॉमन है, u1 स्क्वायर बाहर निकालेंगे। अंदर क्या बच जाएगा आपका 1 माइनस यहाँ क्या बच जाएगा नीचे m1 प्लस m2, नीचे क्या बच जाएगा आपका m1 प्लस m2 और ऊपर क्या बच जाएगा आपका m1 बच जाएगा। तो इस प्रकार यदि आप 1/2 m1 u1 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आपकी स्थिति कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब इसे आगे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 m1
u1 का स्क्वायर, अंदर देखिए हम m1 प्लस m2 और इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हो, कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब इस m1 प्लस m2 को गुणा इससे करेंगे और इस m1 का गुणा इससे करेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका m1 प्लस m2 और आपका ये माइनस m1 जैसा का वैसा, इस प्रकार से बन जाए। देखिए ये प्लस का m1 ये माइनस का m1 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आपकी गतिज ऊर्जा का मान कितना आ जाएगा, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा आपका m2। तो ये हो जाएगी आपकी गतिज ऊर्जा में कमी, अर्थात पहले की गतिज ऊर्जा जो थी और जो दूसरे की गतिज ऊर्जा थी वो कम थी, तो कितने की कमी आई, इतने की कमी आई, मतलब इतनी गतिज ऊर्जा क्या हुई आपकी, निकल गई। अब बात आती है कि इतनी गतिज ऊर्जा किस रूप में निकली, तो वो बहुत सारे रूप में भी निकल सकती है, चाहे तो वो ध्वनि ऊर्जा के भी रूप में निकल सकती है, आपकी ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी निकल सकती है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में भी निकल सकती है, आपकी आंतरिक ऊर्जा के भी रूप में निकल सकती है, बाह्य ऊर्जा के भी रूप में निकल सकती है। तो आज की इस वीडियो में क्या बात की, एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में, उसके लिए जो v का मान निकलता है उसका मान निकाले हमने, फिर हमने सिद्ध करे कि किस प्रकार पहले गतिज ऊर्जा बाकी गतिज ऊर्जा से अधिक होती है, उसके बाद हमने गतिज ऊर्जा में जो भी कमी होती है वो देखे और गतिज ऊर्जा में जो कमी होती है वो किस रूप में बाहर निकलती है हमने वो देखे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।